वेरी गुड मॉर्निंग। तो पिछले क्लास में मैंने तुम्हें वहाँ पर इंजन को दिखाया था, देखा था पिस्टन कैसे चल रहा है सिलेंडर के अंदर, और भी कई चीज़ें बताई थी। आज हम देखेंगे हीट इंजन की पूरी थ्योरी क्लास कि यह काम कैसे करता है। वहाँ पर भी ले जाके तुम्हें दिखाया था रीच कहाँ पर होती है, बोर डाया नापा था, कितना आया था बोर डाया, यहाँ पर लिखा हुआ मैंने 55.10 mm और लेंथ ऑफ स्ट्रोक आई थी 85.60 mm। अब यह सब कार्य कैसे करता है, हीट इंजन होता क्या है, इसके बारे में अब आज इस क्लास में पूरा बताया जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी इंजन्स हैं ये हैं हीट इंजन। हीट इंजन एक ऐसी मशीन है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। हीट इज एन एनर्जी। हीट इंजन इज अ मशीन which converts heat energy into mechanical work and that heat is generated by burning of fuel. फ्यूल क्या होते हैं? ईंधन। क्या होते हैं ईंधन? जो डे टू डे लाइफ में तुम यूज करते हो, नॉन टू अननोन। कौन कौन से ईंधन तुम लोग यूज करते हो? लकड़ी, कोयला, एलपीजी से गैस में सिलेंडर होता है सबका। तो फ्यूल होते क्या हैं? फ्यूल वो पदार्थ होते हैं जो आसानी से जल सकते हैं और जलने के बाद हीट और प्रकाश पैदा करते हैं, वो कहलाते हैं फ्यूल्स। ईंधन वो पदार्थ होते हैं जो जल सकते हैं और जलने के बाद ऊष्मा और प्रकाश पैदा करते हैं, और ऊष्मा एक ऊर्जा है। ऊर्जा इज व्हाट? एनर्जी। यस, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है। तो ऊष्मा से हम कार्य के रूप में परिणित कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम है ऊष्मा को ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो हीट एनर्जी पैदा हो रही है उसको मैकेनिकल वर्क के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक सिलेंडर हो, एक मूवेबल पिस्टन हो और एक हीट सोर्स हो। हीट सोर्स जो हीट को जनरेट करे और तब जाकर उसको उस हीट का हम ओनली 25 to 30% कैन बी यूज्ड फॉर द मैकेनिकल वर्क, और जो रेस्ट ऑफ हीट है उसको इंजन सिलेंडर से बाहर निकालना है। उसके लिए फिर होता है कूलिंग सिस्टम। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी फिर इंजन के सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं हीट इंजन। हीट इंजन आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन और दूसरा इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में फ्यूल को बाहर जलाया जाता है, फिर उस हीट एनर्जी को किसी माध्यम से पिस्टन तक ले जाया जाता है और फिर पिस्टन को चलाया जाता है। जैसे कि पुराने स्टीम इंजन्स थे रोड रोलर्स में और रेलवे में, स्टीमर्स में, वो सब भाप के इंजन, उनसे बहुत सारे काम किए गए, पर उसका आकार बहुत बड़ा था, उसके साथ बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। उसको स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगता है, फिर एक बार जब वो गति प्राप्त कर लेता है तो उस गति को नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल होता है। इन सब चीज़ों को उसका प्रयोग सरफेस ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं किया जा सकता। ट्रेन के लिए तो किया जा सकता है, स्टीमर्स के लिए किया जा सकता है, शिप्स के लिए किया जा सकता है, किसी औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जा सकता है, पर ऑटोमोबाइल में नहीं किया जा सकता। उसका आकार बहुत बड़ा होता है और उसमें फिर फ्यूल जलाने के लिए अलग से भट्टी चाहिए, बॉयलर चाहिए, पाइप्स चाहिए, रेगुलेटर चाहिए और बहुत कुछ सारी चीज़ें चाहिए।
जो ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं वो होते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। कैसे इंजन? अंतर्दहन इंटरनल कंबशन इंजन, मतलब जिसमें फ्यूल इंजन सिलेंडर के अंदर जलता है। जलने के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन, और फ्यूल ऐसा होना चाहिए जो कि जल जाए। इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल को जलाना एक जटिल प्रक्रिया होती है, इसलिए फिर ये दो प्रकार के हो जाते हैं, एक स्पार्क इग्निशन इंजन और दूसरा कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ठीक है, तो इस पर अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं। हीट इंजन, इंटरनल कंबशन, और दूसरा एक्सटर्नल कंबशन। कंबशन कहते हैं ज्वलन की प्रक्रिया। एक्सटर्नल कंबशन इंजन के बारे में फिर कभी बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। ये फिर दो प्रकार के हो जाते हैं, एक होता है SI इंजन और दूसरा होता है CI इंजन। SI फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन एंड CI फॉर कंप्रेशन इग्निशन इंजन। फर्क क्या है? फर्क यह है कि फ्यूल को जलाने के लिए स्पार्क की आवश्यकता होती है, तो ये अलग किस्म का फ्यूल इसमें यूज हो रहा है। ऐसा फ्यूल यूज हो रहा है जिसे जलाने के लिए चिंगारी की आवश्यकता है। तुम्हारे घरों में LPG सिलेंडर है, उसका चूल्हा कैसे जलता है? स्पार्क देकर। तो यहां पर यूज किया जाता है पेट्रोल, और अब LPG भी यूज होती है, CNG भी यूज होती है, LNG भी यूज होती है। तो इन फ्यूल्स के बारे में भी अभी बात करते हैं। आमतौर पर जो बहुतायत में वाहन चलते हैं वो पेट्रोल इंजन। CI इंजन कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, ये कुछ स्पेशल टाइप का फ्यूल है, ये सीटेन है। पर इस इंजन का आविष्कार किया था डॉक्टर रुडोल्फ डीजल ने। उनके नाम पर इस फ्यूल का नाम भी डीजल है, और इस इंजन को भी कह देते हैं डीजल इंजन। आज हम बात करेंगे डीजल इंजन पर, डीजल और पेट्रोल दोनों पर। अब इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैसेस, गैसों की ऊष्मा गतिकी का सिद्धांत। यह तुमने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा 11th क्लास में। तो यहां पर सीधे एप्लीकेशन है उसकी। जो भी तुमने अपने हाई स्कूल इंटर में जो सिद्धांत पढ़े, चार्ल्स का लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाद्रो और फैराडे, फ्लेमिंग के नियम, वो सब इलेक्ट्रिसिटी में उधर यूज होंगे। इधर अभी थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैसेस, गैसों की ऊष्मागतिकी का सिद्धांत यदि समझना है तो पहले तुम्हें इन सिद्धांतों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद फिर तभी समझ में आएगा। अब यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर बनाया है और इससे रिलेटेड एक छोटी सी कैलकुलेशन की थी कि इसकी क्यूबिक कैपेसिटी निकालने की। अब इसी को पूरा कर देते हैं। इसके अंदर है एक मूवेबल पिस्टन, और ये जुड़ा हुआ है। मैंने जब पढ़ाया तुम्हें इंजन दिखाया था, उसमें क्या बोला था? ये जुड़ा रहता है एक कनेक्टिंग रॉड के द्वारा एक क्रैंक शाफ्ट से। ये गोल बियरिंग बन जाता है यहाँ पर। ये सामने पड़ी है, ये है कनेक्टिंग रॉड 4 सिलेंडर
डीजल इंजन की। इसके साथ ये कनेक्टिंग रॉड लगी है, ये क्रैंक शाफ्ट है, इसके साथ एक कनेक्टिंग रॉड है, ये इसका बिग एंड बियरिंग है और इसका स्मॉल एंड बियरिंग यहाँ इस तरह से ये गजन पिन के द्वारा इसमें लगा हुआ है पिस्टन। ये फ्रंट साइड है, यहाँ चेन लगी, टाइमिंग चेन लगी हुई है जो कि क्रैंक शाफ्ट से ड्राइव लेके केम शाफ्ट को चला रही है और फ्यूल इंजेक्शन पंप को चला रही है। रियर एंड में लगा है फ्लाई व्हील, जिसे स्क्रू ड्राइवर से घुमा के हम इस पूरी क्रैंक शाफ्ट को चला सकते हैं। जब हम इस क्रैंक शाफ्ट को चलाते हैं तब ये पिस्टन इस सिलेंडर में रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। क्रैंक शाफ्ट घूर्णन गति करती है और पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। आइडेंटिफिकेशन कराने का मतलब ये था, अगर मैं तुम्हें आइडेंटिफिकेशन नहीं कराता और तुम्हें सीधे बोर्ड पे ये सारी बातें कहते रहता, सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग से उड़ जानी थी, कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए पहले तुम्हें वहाँ पर लाइव इंजन दिखाया, उसके अंदर पिस्टनों को ऊपर नीचे चलते हुए दिखाया, यहाँ कितनी जगह छोड़ी जाती है या और नीचे कितनी जगह छोड़ी जाती है, क्यों छोड़ी जाती है, यह भी बताया। यहाँ मैंने TDC लिखा जबकि ये ऊपर इतना छोड़ दिया है। यही वो रिज है जो थी 3.20 mm, मापा था वर्नियर कैलिपर से। ये TDC से BDC तक के बीच की दूरी को कहते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रोक। पहले टर्मिनोलॉजी समझ लो। टर्मिनोलॉजी क्या है? वो टर्म्स जो इंजन के परिप्रेक्ष्य में अब हम यूज करने जा रहे हैं। हम नहीं, ये तो शुरू से ही इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी है, ग्लोबल टर्मिनोलॉजी है। सब जगह टॉप डेड सेंटर ही बोला जाएगा, सिर्फ भारत में ही नहीं, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, जर्मनी में भी, सब जगह यही टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। ये जो इंजन सिलेंडर का बोर डाया है उसको डिनोट करते हैं डी से। डी फॉर बोर डाया ऑफ इंजन सिलेंडर। ये क्या लिखा मैंने? ओ, फर्स्ट ईयर वालों को बोलने दो। क्या लिखा मैंने? ये क्या लिखा है? ये बस बोला, बोल क्या लिखा है? ये कितना लिखा है मैंने? 497। इसका मतलब है कि ये इंजन में 497 DI, और आगे से लिख देता हूं मैं टाटा। तो ये टाटा का इंजन है, इसमें 4 सिलेंडर हैं और इसका बोर डाया है 97 मिलीमीटर। समझ में आई? ये इसको डिकोड कर देंगे हम। बैठ जाओ, अभी धीरे धीरे समझ में आएगी तुम्हारी सारी बातें। तो इस तरह से अगर लिखा हुआ है इंजन में, तो ये डायरेक्ट इंजेक्शन वाला है। IDI लिखा है तो ये इनडायरेक्ट इंजेक्शन वाला है। समझ में आई बात? अभी इसमें TDI और TCI और कई तरह की चीज़ें लिखी रहती हैं। पहले वर्किंग समझ लो इसकी। अब ये हैं ज़्यादातर जो भी यूज होते हैं, फिर ये आगे जाकर फिर 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक होता है 2 स्ट्रोक और दूसरा हो जाता है 4 स्ट्रोक। ये भी 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक। अब स्ट्रोक का मतलब समझ रहे हो? TDC से BDC के बीच की दूरी, चाहे TDC से BDC है, BDC से TDC है, दोनों ही एक ही है। ये नहीं कि ये BDC से TDC ज़्यादा हो जाएगा या TDC से BDC कम हो जाएगा। अब 2 स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि पिस्टन एक बार नीचे आएगा और दूसरी बार ऊपर जाएगा। तो क्रैंक शाफ्ट का एक चक्कर
360 डिग्री ऑफ क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट के एक ही चक्कर में पावर मिल जा रही है। कैसे मिल रही अभी आगे बताते। 4 स्ट्रोक में, जब 2 स्ट्रोक में 360 डिग्री है तो 4 स्ट्रोक में कितना हो जाएगा 720 डिग्री। 360 का 2 गुना होगा 720। पंडित 540 नहीं, 720 डिग्री। यानी 4 स्ट्रोक इंजनों में पिस्टन 4 बार नीचे ऊपर जा रहा है। यानी क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में 1 पावर स्ट्रोक मिल रही है। किसमें? सिंगल सिलेंडर इंजन में। इस बात को ध्यान रखियो। किसमें? सिंगल सिलेंडर इंजन में। ऐसा इंजन जिसमें सिर्फ 1 सिलेंडर है। 1 सिलेंडर में 720 डिग्री में 1 पावर स्ट्रोक मिल रही है। अब ये जो स्ट्रोक है ये कैसे होता है? ये हैं इंजन के वाल्व्स। उस वाले इंजन में ये साइड वाल्व मैकेनिज्म था तो ये इंजन सिलेंडर ब्लॉक के साथ लगे हुए थे। पर आधुनिक इंजनों में ये सब सिलेंडर हेड में लगे हुए रहते हैं। ये सिर्फ 2 ही नहीं होते, आजकल के इंजनों में 4 भी होते हैं। और यहाँ पर एक ऑक्टाविया खड़ी है स्कोडा की, उसमें 5 वाल्व होते हैं, जिनमें से 3 इनलेट और 2 एग्जॉस्ट। और जिनमें 4 होते हैं वो 2 इनलेट और 2 एग्जॉस्ट। ऐसा क्यों है होता है ये भी अभी बताते हैं। अब इसके ऊपर है सिलेंडर हेड, और उस सिलेंडर हेड में है वाल्व, इंजन वाल्व। क्या है? इंजन वाल्व। ये वाल्व कई जगह पर लगे होंगे, कहीं फ्यूल सिस्टम में होंगे आएंगे और कहीं इंजन में आएंगे। ये 2 वाल्व लगे हैं, 2 ही मान लेते हैं। इन 2 वाल्वों को करेक्ट टाइम पर खोलना और बंद करना जरूरी है। उसके लिए यूज होती है ये केम शाफ्ट। कौन सी शाफ्ट? केम शाफ्ट। ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ये कहलाती है केम। इस पर अलग से पूरी क्लास होगी। ये अभी मैं तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन के लिए दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे वो चलते हैं। इसके साथ ही तूने वाल्व लिफ्टर और पुश रॉड भी लिया था, चलो कोई बात नहीं। और बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं इसके साथ, जो कि खोलने और ये फलक्रम लीवर पर ये काम करते हैं। अभी सिर्फ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की कार्यप्रणाली समझो। मैंने क्या कहा था? ये थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैसेस के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। और ये जो सारी प्रोसेस होती है वो कहलाती है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस है एक प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद दूसरी प्रक्रिया का चालू होना, फिर तीसरी का, फिर चौथी का, और उसके बाद फिर से पहली का। तो जब कोई कई प्रक्रियाएं एक निर्धारित क्रम में बार बार होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और फिर पहली, तो ये सब कहलाता है बार बार होना साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्रैंक शाफ्ट घूम रही है और ये साइक्लिक प्रोसेस हो रही है कितने में? 720 डिग्री में। 720 डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन। क्रैंक शाफ्ट के 720 डिग्री घूमने पर ये कुछ प्रक्रियाएं होती हैं इसके अंदर, वो क्रमवार होती रहती हैं।
पहली प्रक्रिया, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और फिर पहली। स्ट्रोक 4 होते हैं। पिस्टन 4 बार नीचे ऊपर जा रहा है, पर प्रक्रियाएं हो रही हैं 5। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट प्रक्रिया होती है सक्शन। ये स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में एक ही प्रक्रिया हो रही है। सक्शन का मतलब क्या होता है? शक करना, चूसना। जब पिस्टन चल रहा है सिलेंडर के अंदर, तो इसके अंदर बहुत ही माइन्यूट क्लियरेंस है, बहुत ही कम क्लियरेंस है। उतना ही क्लियरेंस है, क्लियरेंस माने थोड़ी सी जगह कि वो चिपक के नहीं, टाइट नहीं चल रहा है, आसानी से चल रहा है, वो फिट हो जा रहा है उसके अंदर, बट स्लाइड फिट है, लिमिट्स फिट्स टॉलरेंस। उतना ही क्लियरेंस है कि इसमें लुब्रिकेंट की एक पतली सी फिल्म बन जा रही है। लुब्रिकेंट मैंने तुम्हारे हाथ में तेल लगवाया था और कहा था हाथ को रगड़ो, तो उससे क्या फायदा हुआ था? लुब्रिकेंट से एक हाइड्रोडायनेमिक फ्रिक्शन मिला था, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन और तीसरा रोटरी फ्रिक्शन। ये तीनों फ्रिक्शन भी आएंगे इसी में। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रहा है, उसके कारण ये पिस्टन घिसे नहीं, ये सिलेंडर वाल घिसे नहीं, इसके साथ लगे हुए जो पिस्टन के साथ लगे हुए कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग्स हैं वो ना घिसें। यहाँ ऊपर 2 कंप्रेशन रिंग्स हैं, एक टॉप रिंग और उसके बाद सेकेंड रिंग, और ये ऑयल को स्क्रैप करने के लिए एक ऑयल रिंग है ताकि ऑयल ऊपर ना जाए। इस पर फिर बात करते हैं। रिंग भी इसके साथ है। ये सिलेंडर लाइनर के साथ लग के पिस्टन भी ना घिसे, सिलेंडर लाइनर भी ना घिसे और रिंग भी ना घिसेंगे वो एक निर्धारित समय पर ये इसको लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए तो और हाइड्रोडायनेमिक फ्रिक्शन प्राप्त करने के लिए। हाइड्रोडायनेमिक का मतलब है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो पर दोनों पार्ट्स एक दूसरे के संपर्क में ना आए। हाइड्रोडायनेमिक फ्रिक्शन करके तुम्हें लग रहा होगा पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं। जब इस चिकने फर्श पे थोड़ा सा पानी गिरा देते हैं तो तुम लोग फिसल जाते हो, चिकनी टाइल पर फिसल जाते हो। वो क्या है कि तुम्हारे पैर के और उस टाइल के बीच में एक पानी की लेयर आ जाती है। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, लिक्विड को दबाया नहीं जा सकता, जिस वजह से तुम्हारे पैर के और उस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन खत्म हो जाता है और तुम फिसल जाते हो। दैट इज हाइड्रोडायनेमिक फ्रिक्शन। अंडरस्टैंड? समझ में आ गई? चिकने फर्श पर जब आप फिसल जाते हो, पानी पड़ा रहता है जब, तो वो कहलाता है हाइड्रोडायनेमिक फ्रिक्शन। वही फ्रिक्शन यहाँ पर ऑयल की पतली सी एक फिल्म बना दी और पिस्टन इजीली नीचे ऊपर चलने लगता है और न तो कंप्रेशन लीक होता है न प्रेशर लीक होता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कंप्रेशन अलग चीज़ है, प्रेशर अलग चीज़ है दोनों में ही प्रेशर, बट यूज। सक्शन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक में यहाँ पर जो वाल्व हैं, एक है इनलेट वाल्व, इसको मैं IV कर देता हूँ और इसको EV, एग्जॉस्ट वाल्व। एग्जॉस्ट का मतलब एग्जॉस्ट फैन लगा रहते हैं घरों के अंदर, किचन में, वो अंदर की हवा को बाहर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर भी जो ये इनलेट वाल्व है, इस रास्ते से हवा अंदर आती है और जो एग्जॉस्ट वाल्व है उस रास्ते से जली हुई गैसें इंजन सिलेंडर से बाहर निकाल दी जाती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल वर्क बट ओनली 25 to 30% हीट कैन बी यूज्ड। जो यूजफुल हीट है वो सिर्फ 25 से 30% है, बाकी को निकालना है।
और ये जो पिस्टन है और सिलेंडर हैं, ये इंजन वाल्व्स हैं और जितने भी पार्ट्स हैं, इट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये ऊष्मा के अच्छे संवाहक होने चाहिए ताकि जो यूजेबल हीट है उसका प्रयोग करें और बाकी हीट ट्रांसफर हो जाए, बाकी हीट जल्दी से जल्दी ट्रांसफर हो जाए सिलेंडर पिस्टन के हेड से सिलेंडर लाइनर में, लाइनर से वो कूलेंट जो बह रहा है उसमें, और इसी तरह से वो हीट फ्लो जब कूलिंग सिस्टम आएगा उस समय मैं तुम्हें क्लियरली उसको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हीट जल्दी से बाहर निकले इसके लिए ये सारा मटेरियल कैसा होना चाहिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो अब ये सारी प्रोसेस होती कैसे है? जब क्रैंकशाफ्ट घूमती है, या यहां पर मैंने पोजीशन दिखाई है, इसको हम 0 डिग्री पर मान लेते हैं अभी, तो ये TDC पर पिस्टन है। अब जब इंजन को घुमाया जाता है, पुराने इंजनों में आगे से क्रैंकिंग हैंडल लगा के उसे घुमाना पड़ता था। ये सिंगल सिलेंडर का स्टैटिक, ये स्टेशनरी इंजन है हमारे पास, उसे भी स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, स्टार्टिंग हैंडल से उसको घुमाते हैं एक निर्धारित RPM तक। जब 300-400 RPM तक हम उसे घुमाते हैं और एकदम से खोलते, उसे हटाते हैं और वाल्व को बंद करते हैं तो इंजन स्टार्ट होने लगता है, हो जाता है। यहां पर सेल्फ स्टार्टर मोटर का प्रयोग किया जाता है। सेल्फ स्टार्टर मोटर, इसके साथ जो पीछे फ्लाईव्हील लगा है, फ्लाईव्हील के साथ एक रिंग गियर होता है, उसके साथ मैश होकर उस फ्लाईव्हील को घुमाता है और इससे ये क्रैंक घूमने लगती है। कईयों के दिमाग में ये बात आती होगी कि पिस्टन नीचे ऊपर कैसे जा रहा, पहले उसे चलाया जा रहा है और फिर बाद में वो अपने आप ही चलने लगता है। अपने आप कैसे चलता है ये अभी तुम्हें पता चलेगा। जब क्रैंक को घुमाया जा रहा है तब इसमें पिस्टन नंबर 1 सिलेंडर का पिस्टन मान लेते हैं हम इसको, ये TDC से BDC की तरफ आ रहा है और ये इसके साथ एकदम स्लाइड बट थोड़ा सा टाइट फिट है। जब यहां पर सिरिंज थी खुली आ रही है, पिचकारियां ले ली लोगे, पिचकारी के अंदर पानी कैसे जाता है अभी दिखाता हूं। ये क्या है, ये सिरिंज है, बट ये क्या है, सिरिंज के भी पार्ट्स, ये इसका सिलेंडर है और इसके अंदर जो ये काला सा ये रबर की रिंग लगी हुई है, ये समझ लो पिस्टन रिंग है, और ये पिस्टन है आगे का और ये इसकी कनेक्टिंग रॉड है। ठीक है, ये अभी TDC पर है, मैंने इसको चलाया, अब ये आ गया BDC पर और ये सारा पानी यहाँ आ गया। किसके प्रभाव से आया, वही सक्शन के प्रभाव से आया। सक्शन का प्रभाव मतलब क्यों पैदा होती है, जो इसके अंदर का दाब है, वेरी गुड रामकृष्ण ने बिल्कुल सही बोला, जो इसके अंदर का दाब है वह वायुमंडलीय दाब से कम हो गया है और वायुमंडलीय दाब के प्रभाव से तब ये पानी इसके अंदर चढ़ गया। तो इसी तरह से जब पिस्टन TDC से BDC की तरफ को आता है तो इस इंजन सिलेंडर के अंदर एक डिप्रेशन पैदा होती है, एक कम दाब का क्षेत्र पैदा हो जाता है, जो होता है लगभग कितना होता है रामकृष्ण, लगभग 35 किलोपास्कल। और वायुमंडल के दबाव के कारण गैसें, इनलेट वाल्व खुलता है और गैसें इसके रास्ते से इंजन सिलेंडर के अंदर आ जाती है, यानी हवा आ जाती है जी, शुद्ध हवा। ये इनलेट वाल्व को खुला हुआ दिखा देते हैं, सक्शन स्ट्रोक है, पिस्टन नीचे को जा रहा है। इनलेट वाल्व कैसे खुलता है, इस केम शाफ्ट के द्वारा। इस केम शाफ्ट की प्रोफाइल इस तरह से बनाई जाती है कि जब नंबर 1 सिलेंडर नीचे को जा रहा होगा तो उस समय इनलेट वाल्व खुलेगा, फिर जब ये नीचे से ऊपर को आ रहा होगा तो दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे और बंद होंगे, पूरा कंप्रेशन खत्म, कंप्रेशन के बाद कंबशन होगा, कंबशन के बाद पावर मिलेगी, तब तक दोनों वाल्व बंद रहेंगे।
और चौथे स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाएगा। इस तरह से ये केम की प्रोफाइल बनाई जाती है। ये जब केम शाफ्ट पढ़ाऊंगा उस समय इसके बारे में बताऊंगा। अब इसके अंदर हवा भर गई, अभी तो मैंने इसमें पानी भर के दिखाया था तुम्हें, पानी तो दबाया ही नहीं जा सकेगा, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। इसको भी तुम देख सकते हो, इसके अंदर हवा भर के पिचकारी में हवा भरना और आगे से बंद कर देना, फिर दबाना। जो दबा देगा उसका वीडियो बनाना, मैं उसे यहाँ इनाम दूंगा, जितना जो मांगोगे वो दूंगा। दबा के दिखा देना इसको, ठीक है। तो ये दबाया नहीं जा सकता, बट एयर कैन बी कंप्रेस्ड। पहली प्रोसेस समझ में आई कि क्रैंकशाफ्ट के घूमने से पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ को आता है और उस समय इनलेट वाल्व खुला रहता है। वो इनलेट वाल्व कैसे खुलता है? क्रैंक घूम रही तो क्रैंक केम शाफ्ट को भी घुमा रही है और केम शाफ्ट इनलेट वाल्व को खोल दे रही है। इनलेट वाल्व के खुलने से और पिस्टन के नीचे जाने के वजह से जो इस सिलेंडर के अंदर डिप्रेशन पैदा हो रही है, जो एक कम दाब का क्षेत्र पैदा हो रहा है, इस वजह से वायुमंडलीय दाब के प्रभाव से एयर फिल्टर से साफ हवा, एयर फिल्टर से साफ हवा इंजन सिलेंडर के अंदर आती है। थ्योरेटिकली कहां तक आती है? जब तक कि पिस्टन बीडीसी तक पहुंच जाता है, तब तक इनलेट वाल्व खुला रहेगा और इसके अंदर हवा भर जाएगी। एक स्ट्रोक पूरा हो गया। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या क्या देखा? इनलेट वाल्व खुला रहता है, प्रोसेस 1 सक्शन, इनलेट वाल्व ओपन है, पिस्टन मूवमेंट टीडीसी से बीडीसी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। पिस्टन की मूवमेंट है टीडीसी से बीडीसी, इस कारण से एक डिप्रेशन क्रिएट हो रही है और वायुमंडल से साफ हवा इनलेट वाल्व के रास्ते इंजन सिलेंडर के अंदर जा रही। क्रैंक रोटेशन कितनी हो गई? क्रैंक एंगल, वेरी गुड, क्रैंक एंगल 180 डिग्री यानी 180 डिग्री बराबर लेंथ ऑफ स्ट्रोक। समझ में आ गई? अब ये कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगी अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 कंप्रेशन। साइक्लिक प्रोसेस है, एक के बाद एक क्रमवार होगी। प्रोसेस 2 है कंप्रेशन। स्ट्रोक में वो कंप्रेशन स्ट्रोक ही हो जाएगा, लेकिन यहां पर 2 प्रोसेस होती हैं। कंप्रेशन में यही पिस्टन अब क्रैंक एंगल, क्रैंक शाफ्ट घूमेगी, क्रैंक एंगल 180 के बाद क्या है 360 डिग्री होने को होगा और ये पिस्टन फिर महाराज बीडीसी से टीडीसी की तरफ आएंगे, लेकिन यहां इनलेट वाल्व अब बंद हो जाएगा। थ्योरेटिकली बंद होगा बीडीसी पर आने पर, मगर एक्चुअली नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग जगहों पर वायुदाब अलग अलग होता है। समुद्र सतह पर वायुदाब सबसे ज़्यादा, और जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड में ऊपर बढ़ते जाएंगे 1000 मीटर अबव सी लेवल, वहाँ पर वायुदाब कुछ और होगा। 1500 मीटर अबव सी लेवल, वहाँ पर वायुदाब और कम हो जाएगा। 2000 मीटर अबव सी लेवल, वहाँ पर वायुदाब उससे भी कम हो जाएगा। 2000 से ऊपर वायुदाब बहुत कम हो जाएगा। वायुदाब कम होगा मतलब वायु का घनत्व कम हो जाएगा। हमारे वायुमंडल में ओनली 21% ऑक्सीजन है और किसी भी ज्वलन के लिए ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो ज्वलन पूरी तरह से नहीं होगा, फ्यूल नहीं जलेगा,
तो अधजले हाइड्रोकार्बन वायुमंडल में विक्षेपित होंगे, ज़्यादा फ्यूल की खपत होगी, वो फ्यूल इंजन सिलेंडर के अंदर नहीं जलेगा तो एग्जॉस्ट सिस्टम में जलेगा, जिससे वो कैटालिटिक कन्वर्टर को क्षतिग्रस्त करेगा। इसलिए जो नेक्स्ट प्रोसेस आने वाली है वह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है। इसलिए इस वाल्व को एक्चुअली काफ़ी देर तक खुला छोड़ा जाता है। जब पिस्टन ऊपर को भी चलने लगता है तब भी इस वाल्व को खुला छोड़ा जाता है। वो वाल्व टाइमिंग डायग्राम जब मैं यहाँ पर बनाऊंगा तब अच्छी तरह से तुम्हारी समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट साइकिल 180 डिग्री, दिस इज सक्शन स्ट्रोक। एक स्ट्रोक पूरा हो गया, सक्शन हो गया, हवा इंजन सिलेंडर के अंदर आ गई। यहां से ये फिर ऊपर को चलेगा, दोनों वाल्व बंद हैं तो इंजन सिलेंडर के अंदर आई हुई जो हवा है वो यहां तक, दोनों वाल्व बंद हैं, अब हवा बाहर तो निकल नहीं सकती, ये हवा इसके अंदर गर्म होती है। जो भी डीजल इंजन है यह कांस्टेंट प्रेशर पर कार्य करते हैं, इसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। इस पर हम फिर थोड़ा सा आगे बात कर लेंगे। अभी समझाने के लिए तुम्हें कि साइक्लिक प्रोसेस है क्या। कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद रहते हैं, और पिस्टन की मूवमेंट है बीडीसी से टीडीसी, दोनों वाल्व बंद हैं। तो जब भी दबाव बनाया जाता है, जब भी किसी क्लोज सिलेंडर में हम दबाव डाल रहे हैं, तो जब 7 किलो पास्कल का दाब बढ़ता है पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो करीब 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो जब ये हवा को इंजन सिलेंडर के अंदर दबाया जा रहा है तो ये हवा गर्म हो जा रही है। गर्म होने से इस हवा का तापमान लगभग 440 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कैसे होता है, इस पर एक वीडियो बना हुआ है, यूट्यूब पर अपलोड है, कैलकुलेशन के साथ, कि डीजल इंजन का जो कंप्रेशन प्रेशर है वो 2.8 मेगापास्कल रखा जाता है, कांस्टेंट प्रेशर। उससे कम हो जाएगा, इंजन मिसिंग करने लगेगा। ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं। डीजल फ्यूल जो यूज किया जाता है उसके अंदर एक ये गुण होता है कि यदि 350 से 400 डिग्री गर्म हवाओं के ऊपर ऑटोमाइज्ड डीजल फ्यूल स्प्रे होगा, कणीकृत करके, जैसे हम इसके अंदर भरते हैं और इसके आगे हम एक निडल लगा देंगे और यहाँ से दबाएंगे तो वो जो लिक्विड इसके अंदर भरा था वो क्या होगा, छोटे छोटे कणों में टूट के एक मिस्ट की शक्ल में निकलेगा, एक भाप की जैसी शक्ल में निकलेगा यहाँ से। ऐसे इस तरह से अगर टूटा हुआ डीजल, छोटे छोटे कणों में टूटा हुआ डीजल किसी गर्म वायु के ऊपर पड़ेगा 350 से 400 डिग्री गर्म वायु के ऊपर, तो फ्यूल जलना शुरू हो जाता है। ये स्पेशल प्रॉपर्टी है डीजल फ्यूल की, पेट्रोल का ऐसा नहीं है। ये गुण है सिर्फ डीजल फ्यूल का। समझ में आ रही बात? तो जब यहां से ये चलना शुरू हुआ, अभी पिस्टन टीडीसी पर नहीं आया है, हवा का तापमान हो गया 440 डिग्री। ठीक इसी समय जब पिस्टन टीडीसी से लगभग 15 डिग्री बिफोर टीडीसी मान लो, अब ये टाइमिंग बढ़ती घटती रहती है, आजकल की गाड़ियों में कुछ और है, लेकिन 15 डिग्री बिफोर टीडीसी फ्यूल स्प्रे होना शुरू हो जाता है। इंजेक्टर फ्यूल को, कणीकृत डीजल फ्यूल को इंजन सिलेंडर के अंदर स्प्रे कर देता है। तो थर्ड प्रोसेस इज कंबसन। स्ट्रोक वही है, कंबसन प्रोसेस है।
15 डिग्री बिफोर टीडीसी इसलिए स्प्रे किया गया है क्योंकि उस फ्यूल को, डीजल फ्यूल को गर्म हवा तक आने में भी थोड़ा समय लगेगा और जलने में भी थोड़ा समय लगेगा। ज्वलन की प्रक्रिया बहुत जटिल प्रक्रिया है क्लोज सिलेंडर के अंदर। तो जो समय उस फ्यूल को ऑटोमाइज होने में लग रहा है वो लिक्विड था, डीजल टैंक में रखा हुआ लिक्विड, उसको फ्यूल इंजेक्शन पंप और फ्यूल लिफ्टिंग पंप या लो प्रेशर पंप, हाई प्रेशर पंप उसे खींच रहा है, खींच के उसको इंजेक्टर तक पहुंचा रहा है और इंजेक्टर से वो छोटे छोटे होलों से निकलकर वह छोटे छोटे कणों में टूट रहा है। वह टूटा हुआ फ्यूल इंजेक्टर से यहां तक आने में थोड़ा समय ले रहा है। और कोई भी माचिस भी जलाते हो तो वो घर्षण होता है, उसके बाद जलती है, तो ये थोड़ा सा समय लग रहा है, वो कहलाता है डिले पीरियड या इग्निशन लैग। उसके बाद जब भी जलन शुरू होता है तो वो अनकंट्रोल्ड होता है। 4 प्रोसेस हैं कोई कंबशन के अंदर। पहला डिले पीरियड, सेकंड अनकंट्रोल्ड कंबशन, जलने के बाद फिर वो ये माचिस है, ये तिली है, पहला ये रगड़ने में टाइम लगा, फिर ये झां करके जला, अब ये सही ढंग से जल रहा है और ये जलता रह रहा है। ये 4 प्रक्रियाएं हैं। पहला डिले पीरियड, दूसरा तुमने देखा कि अनकंट्रोल्ड कंबशन था, एकदम से ज्वाला उठी थी, फिर धीरे धीरे वो शांत हुई, एक समान हुई। वो जो एक समान हुई, जो अलग अलग तेज ज्वाला थी वो है अनकंट्रोल्ड कंबशन, और जो वो धीरे धीरे शांत हुई और एक समान रूप से जलने लगी वो है कंट्रोल्ड कंबशन। और जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ भी आने लगता है तब भी वो फ्यूल जलता ही रहता है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट कंबशन। ये 4 चरण होते हैं कंबशन के। तो ये जो कंबशन प्रोसेस है यह कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जब पिस्टन टीडीसी से लगभग 15 डिग्री नीचे होता है उसी समय फ्यूल इंजेक्टर डीजल फ्यूल का स्प्रे कर देता है गर्म हवा के ऊपर, और उसके कारण फ्यूल जलने लगता है। अभी दोनों वाल्व बंद हैं, इन वाल्वों को कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक के टाइम पर ही ये बंद हैं। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया और नीचे से क्रैंक पिस्टन को ऊपर धकेल रही है, ऊपर कहीं नहीं जा सकता पिस्टन, और वो गर्म हवाओं का प्रेशर इस पिस्टन के ऊपर दबाव डालता है, और वो दबाव इतना होता है कि ये पिस्टन नीचे की तरफ को आता है तेजी से, इसीलिए इसको कहते हैं पावर स्ट्रोक। ये 3rd प्रोसेस है और ये 3रा स्ट्रोक है। ये यहां तक पहुंचा, बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रेशर बन गया था, उस प्रेशर ने इसको नीचे को धकेल दिया। अब पिस्टन के ऊपर जब उसने दबाव डाला तो ये पिस्टन तेजी से नीचे को आया, यही वो पावर है। अब चक्कर कितने हो गए? 360 के बाद अगला शुरू हो गया, फिर 180 डिग्री तक हमें पावर स्ट्रोक मिल गई। दूसरे चक्कर में पावर स्ट्रोक मिल गई, पर पिस्टन जब 50% से नीचे आ गया तो इसने तेजी से फ्लाईव्हील को घुमा दिया। अब जरूरी है कि यह जली हुई गैसों को इंजन सिलेंडर से बाहर निकाला जाए, तो लगभग 30 डिग्री बिफोर बीडीसी ये यहाँ पर से एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, और फिर पिस्टन जब बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है तो ये गैसों को इंजन सिलेंडर से बाहर निकाल देता है। ये एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व तो यहीं खुल जाता है, बीडीसी पर आने से पहले ही एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, और पिस्टन ऊपर की गति में इस सारी भी जली हुई गैसों को एग्जॉस्ट वाल्व के रास्ते बाहर धकेल देता है।
वो फिर इनलेट एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और मफलर के रास्ते से बाहर चली जाती है। तो जो फिफ्थ प्रोसेस है वो है एग्जॉस्ट। तो ये 5 प्रक्रियाएं हो रही हैं क्रमवार। पहला सक्शन, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा कंबसन, चौथा पावर, पांचवा एग्जॉस्ट। ये 5 प्रक्रियाएं हैं, पर ये पांचों प्रक्रियाएं पिस्टन के 4 स्ट्रोक में पूरी हो रही हैं, इसलिए ये कहलाता है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। इट्स एनफ फॉर द डे। हैव अ ग्रेट डे।